हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, यूजीसी नेट की जो एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था, थोड़ा किसी काम से बिजी था, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था। तो उसमें सबसे पहले हम जैसे यूजीसी नेट का जो एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं जो पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी अनुसंधान, शोध। इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो शैक्षिक अनुसंधान होता है, एजुकेशनल रिसर्च जो होता है वो होता क्या है, और अनुसंधान के चरण कौन कौन से होते हैं, और अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। आज के वीडियो में हम ये वाली बात देखेंगे, और ये बात देखना कि रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो रिसर्च को लाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसके थोड़े शाब्दिक अर्थ की बात कर लें जो कई बार पूछा भी गया है। तो इसको हम अगर दोस्तों देखा जाए तो इसको एजुकेशनल रिसर्च बोला जाता है, एजुकेशनल रिसर्च। अब एजुकेशन जो रिसर्च बोला जाता है, इसकी उत्पत्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समझना। एक तो होता है एजुकेशन और एक होता है दोस्तों रिसर्च। एक क्या होता है, रिसर्च जो होता है। अब एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। ठीक है दोस्तों। अब एजुकेटम का जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रशिक्षित करना होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो पालन पोषण करना है। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो पथ प्रदर्शन करना है। क्लियर बात है। यानी शैक्षिक अनुसंधान को इंग्लिश में क्या बोला, एजुकेशनल रिसर्च बोला जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना एजुकेशन और रिसर्च। अब देखो समझा, रिसर्च की बात करें हम तो रिसर्च की भी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। एक तो हम फ्रांसीसी भाषा की बात करते हैं तो रिसर्च शब्द से हुई है, रिसर्च, जिसका अर्थ है खोज करना। दूसरे शब्द में अगर बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का जो अर्थ होता है खोजना। यानी किसी तथ्य को बार बार खोजना होता है, समझना दोस्तों। यानी किसी तथ्य को जो बार बार खोजना होता है वो क्या बोलता है, रिसर्च कहलाता है। शैक्षिक अनुसंधान होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेशन और रिसर्च। एजुकेशन 3 शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर। रिसर्च 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना, जिसका अर्थ है खोज करना। अगर इधर देखा जाए तो ये यूजीसी नेट जब से स्टार्ट हुआ, 2004 से जब स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि रिसर्च का शाब्दिक अर्थ होता है। तो रिसर्च का जो शाब्दिक अर्थ दोस्तों आपको बताना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रे प्लस सर्च, यानी किसी तथ्य को बार बार खोजना। एक बात तो ध्यान रखना, जब भी अनुसंधान की बात होगी तो किसी नए सिद्धांत की, नए नियम की बात होगी। यानी जब हम किसी क्षेत्र में नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, किसी नई समस्या का समाधान करते हैं और किसी नई वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखो, अनुसंधान का मुख्य कार्य किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में किसी समस्या का समाधान करके नए सिद्धांत को स्थापित किया जा सके। जब भी अनुसंधान की बात होगी दोस्तों, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, एक तो एक क्रम व्यवस्थित मतलब जो भी ज्ञान प्रदान करता है, वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है, वो प्रमाणित होता है, यानी बिल्कुल प्रूफ करके दिखाता है कि ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। पहली बात तो ना तो इसमें कभी डेफिनेशन की बात होती है, ना कभी रटने की बात होती है, ना कभी व्याख्याताओं की बात होती है, कुछ भी नहीं होता। जब एक व्यक्ति यहाँ का शोध करता है, कोई भी हो सकता है, मैं एजुकेशन में कर सकता हूं, कोई किसी में कर सकता है, कोई किसी में कर सकता है, यानी जिस क्षेत्र में किसी भी नई समस्या को पाया जाता है और उस नई समस्या का समाधान करके उसकी जगह कोई नया सिद्धांत स्थापित किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। एक बात तो ध्यान रखना, अगर किसी पूर्व कोई समस्या है, उसकी जगह कोई नई समस्या लेकर आनी है, या कोई नई समस्या को समाधान स्थापित करना है, या जब से पहले से कोई स्थापित सिद्धांत है उसकी जगह कोई नया सिद्धांत लेकर आना है, तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? शैक्षिक अनुसंधान का या अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। अन्वेषण विधि हो, खोज विधि हो, शोध विधि हो, अनुसंधान विधि हो, इन सबको हम बोलते हैं अनुसंधान। अभी आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि शैक्षिक अनुसंधान की क्या जरूरत पड़ी जो इसको लाया गया। अभी आप इसको नोट कर लें। एक बात तो ध्यान रखनी दोस्तों, आपको शैक्षिक अनुसंधान या अनुसंधान की जब भी बात होगी तो किसी नए सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा। अब एक होती है इसमें परिकल्पना होती है, अनुसंधान को करते समय कौन कौन से चरण होते हैं, डाटा क्या होता है, डाटा का आंकड़ा क्या होता है, और सबसे पहला चरण कौन सा पूछा था वो हमको देखना है। तो अभी हम चलते हैं इसको, आपको आप समझना। अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन यहां से पट होता है, देखो समझो पहले, सबसे पहले किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना। क्लियर है? दूसरे की बात करेंगे हम, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद चलेंगे हम परिकल्पना का प्रतिपादन करना। नेक्स्ट किसी नई समस्या का समाधान करना। विभिन्न क्षेत्रों में खोजों द्वारा नए ज्ञान का प्रतिपादन करना। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा एक चीज और देखते हैं, नोट डाल के। अगर ये पूछता है कि अनुसंधान का जो प्रथम क्षेत्र होता है
प्रथम जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो दर्शन होता है। दर्शन शास्त्र होता है। दूसरी बात करें हम अनुसंधान में परिकल्पना निर्मित की जाती है। तीसरी की बात करें हम अनुसंधान निगमन विधि पर आधारित होता है। किस पर होता है? निगमन विधि पर आधारित होता है। एक और करेंगे, अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य सिद्धांत का प्रतिपादन करना है। एक और आता है अनुसंधान की वैधता का संबंध किससे होता है? शोध निष्कर्षों से होता है, जो हर बार पूछा जाता है। समझना दोस्तों, देखो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अनुसंधान का जब भी कार्य होगा तो ना तो हमें किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है, न किसी रचना को पढ़ना है, न किसी परिभाषा को पढ़ना है, न किसी व्याख्याता को पढ़ना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अनुसंधान की बात होगी तो किसी नए ज्ञान का, नए सिद्धांत का प्रतिपादन करेगा। मैंने एक बात चीज है, और जब भी अनुसंधान द्वारा जो भी ज्ञान प्रतिपादित किया जाएगा वो वैज्ञानिक द्वारा प्रूफ होगा। और ऐसा नहीं होगा कि कहीं का कहीं पर होगा, एक तो क्रमबद्ध तरीके से होगा और एक सिस्टमैटिक वे से, जिसे हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो ज्ञान आता है वो अनुसंधान द्वारा आता है या विज्ञान द्वारा आता है। विज्ञान द्वारा जो भी ज्ञान प्रतिपादित किया जाएगा वो अनुसंधान के द्वारा किया जाएगा। यानी अनुसंधान और विज्ञान जिनके द्वारा जो भी ज्ञान आएगा वो प्रमाणिक होगा और क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से होता है। देखो एक बात तो ध्यान रखना, ये वाला जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है ना कि अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना होता है। ऐसा नहीं कि उसी में घटा बढ़ा दिया। अगर किसी भी क्षेत्र में खोज की जाएगी तो किसी नए सिद्धांत की खोज के लिए की जाएगी। जब किसी क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान किया जाएगा तो उसकी जगह किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? अनुसंधान कहलाएगा। देखो मैंने लिखा है किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना ये किसके द्वारा होता है? अनुसंधान के द्वारा या शोध के द्वारा। अनुसंधान के द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात होती है परिकल्पना किसे कहते हैं। सपोज आप ये बात समझना कि आपको किसी समस्या का समाधान करने के लिए एक समस्या दे दी गई है। अब उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको कुछ न कुछ तो अनुमान लगाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो जो हम उसके क्षेत्र में जो भी अनुसंधान को दूर करने के, उसको समस्या को दूर करने के लिए जो अनुमान लगाते हैं उसको हमने नाम दिया परिकल्पना। परिकल्पना में कई प्रकार की होती है। एक होती है दिशायुक्त परिकल्पना, एक होती है दिशाहीन परिकल्पना, एक होती है शून्य परिकल्पना। ये जो परिकल्पना होती है मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको पढ़ाता चलूंगा। अनुसंधान के प्रकार भी पढ़ाऊंगा, अनुसंधान के चरण भी पढ़ाऊंगा। आज मैं पहली वीडियो शूट कर रहा हूं काफी समय बाद, जब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इस वजह से, तो आज मैं आपको बस इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूं। उसके बाद किसी नई समस्या का समाधान करना होता है और विभिन्न क्षेत्रों में खोजों द्वारा नए ज्ञान का प्रतिपादन करना। एक बात तो ध्यान रखनी दोस्तों आपको, जब भी अनुसंधान की बात होगी तो कोई न कोई नया ज्ञान नहीं आएगा, कोई पुराना या वैसा ज्ञान नहीं आएगा। अब यहां पर देखना है जो मैंने पहली बात लिखी कि अनुसंधान का प्रथम क्षेत्र क्या होता है। अभी हम देखें 2015 के बाद का जब भी यूजीसी नेट का पेपर होता है तो बड़ा लेंथी पेपर होता है, लेकिन 2015 और 12 की बात देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान या अनुसंधान किस क्षेत्र में सबसे पहले कार्य करेगा। तो आपको लगाना दोस्तों दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या होता है? दर्शन शास्त्र को हिंदी में दर्श धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना। सपोज अगर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग अपना दर्शन होता है, किसी का देखने का जो नजरिया होता है वो हमारा सारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब हमने एक
चार व्यक्तियों को एक ही समस्या दे दी कि चारों व्यक्तियों को ये वाली समस्या सबको सॉल्व करके लानी है, तो चारों व्यक्तियों का उस समस्या के प्रति जो देखने का नजरिया है वो अलग अलग होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा दर्शन शास्त्र। अगर हमें कोई समस्या दी जा रही है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या को हम किस तरीके से देख रहे हैं, जो हमारा देखने का जो नजरिया है वो क्या कहलाता है, हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। दूसरी बात होती है कि अनुसंधान में जो परिकल्पना होती है वो निर्मित की जाती है। अब परिकल्पना दो प्रकार की होती है, एक होती है विकल्प परिकल्पना और एक होती है शून्य परिकल्पना। अब देखो विकल्प और परिकल्पना क्या होती है, एक होती है विकल्प परिकल्पना और दूसरी होती है शून्य परिकल्पना। एक बात ध्यान रखना, मैं इसका एक हर बार आता है ये वाला, अगर एक शोधकर्ता किसी विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। क्वेश्चन इसका ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोबारा समझना, परिकल्पना हर शोधकर्ता दो प्रकार की निर्मित करता है, एक शून्य और एक विकल्प। शून्य परिकल्पना कैसी होती है कि सबसे पहले हम शून्य परिकल्पना बनाते हैं। अगर शून्य परिकल्पना जिस उद्देश्य के लिए बनाई उस उद्देश्य पर खरा उतरे तो वो विकल्प परिकल्पना का रूप ले लेती है। यानी भाई मैंने जो परिकल्पना बनाई थी, जो अनुमान लगाया था, वो उस उद्देश्य को खरा उतर रही है तो मैं उसको किसमें कन्वर्ट कर लूंगा, विकल्प में। अगर वो उस उद्देश्य के लिए बने उस उद्देश्य पर खरा ना उतरे तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। यानी शून्य परिकल्पना जो बनाई जाती है वो इसको ध्यान में रखकर की जाती है कि अगर इससे समस्या का समाधान हो गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो निकाल देंगे। देखो अगर उसने पूछा कि एक शोधकर्ता विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो वह क्या करेगा, तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। अगर शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो विकल्प परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। दोबारा समझा, यानी अगर वो इसको सही मानना है तो इसको गलत मानेगा, अगर इसको सही मानना है तो इसको गलत मानेगा, जो मैं भी लिखूंगा। अनुसंधान, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया सर 4 या 5, जब भी पहली बार सुपर वो हुआ था यूजीसी नेट का पेपर, तो उसने ये पूछा था कि अनुसंधान करते समय एक शोधकर्ता किस विधि का प्रयोग करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना निगमन विधि का प्रयोग करेगा। और निगमन विधि के दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। जब भी हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी शोध कार्य को करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पहले पहुंचे कहीं पहले। तो निगमन विधि का अब एक ये वाला इंपोर्टेंट बहुत है और एक ये वाला इंपोर्टेंट बहुत है, समझना। अब उसने पूछा अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, तो बहुत का ऐसा निष्कर्ष आता ही आता है। लेकिन भाई अनुसंधान किसी क्षेत्र में जो हम खोज कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य है किसी सिद्धांत की प्रतिपादन करना, किसी सिद्धांत की रचना करना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी अनुसंधान किया जाएगा तो किसी न किसी क्षेत्र में सिद्धांत स्थापित किया जाएगा। अगर ये पूछे अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य क्या है तो सिद्धांत का प्रतिपादन करना। क्लियर है। एक और यह भी बहुत कई बार पूछा गया है कि अनुसंधान की जो वैधता होती है उसका संबंध किससे होता है, तो भैया शोध निष्कर्ष से होता है। यानी जिस क्षेत्र में जिस उद्देश्य के लिए हम जो अनुसंधान किया है वह अनुसंधान का मुख्य निर्देशन क्या है, मुख्य निष्कर्ष क्या निकला है। अगर आपसे ये पूछे अनुसंधान की वैधता का संबंध किससे है तो आपको लगाना है शोध निष्कर्षों से। अगर आपसे ये पूछे कि अनुसंधान का अंतिम उद्देश्य क्या होता है तो आपको लगाना सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अनुसंधान क्यों किया जाता है तो किसी क्षेत्र में सिद्धांत का स्थापित करने के लिए किया जाता है। अनुसंधान क्यों किया जाता है, किसी नए ज्ञान का प्रतिपादन करने के लिए किया जाता है। अनुसंधान क्यों किया जाता है, अनुसंधान क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं अनुसंधान के चरण किसे कहते हैं, समझना। चरण से कंपलसरी यूजीसी नेट या पीजीटी में एक आता ही आता है, वो तो बंदा हुआ क्वेश्चन है। अनुसंधान के चरण, समझना इनको दोस्तों, आता बहुत है। अनुसंधान के चरण, देखो समझना। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों समस्या का चयन करना। दूसरा आएगा परिकल्पना का प्रतिपादन करना।
तीसरा आएगा आंकड़ों का संकलन करना। नेक्स्ट आएगा आंकड़ों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट आएगा शोध निष्कर्ष निकालना। और लास्ट में आएगा सामान्यीकरण करना। ये है एक स्टेप बाय स्टेप, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर हम अनुसंधान करते हैं तो इनका प्रयोग करना पड़ता है हमें कि समस्या का चरण क्या होता है। अगर पहला क्वेश्चन तो उसका ये पूछा था दोस्तों कि अनुसंधान का सबसे पहला मुख्य चरण, पहला चरण कौन सा होता है, तो समस्या का चयन करना या समस्या का प्रतिपादन करना होता है, वो कहलाता है हमारा अनुसंधान का चरण कहलाता है। समझना, कभी कभी आता हर बार आएगा, यहां से 100% आएगा एक क्वेश्चन। एक बात तो ध्यान रखना, यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहां से कंपलसरी पूछेगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, एक शोधकर्ता किसी क्षेत्र में शोध करना चाहता है या खोज करना चाहता है, तो उसका पहला चरण कौन सा होगा, पहला पद कौन सा होगा, पहला स्टेप होगा, तो किसी क्षेत्र की समस्या की पहचान करना। मैं ये भी लिख दे रहा हूं, समस्या की पहचान करना या समस्या का चयन करना जो होता है वो पहले शोध का पहला चरण होता है। अब उसके बाद समस्या का चयन कर लिया, समस्या का चयन करने के बाद फिर हमें परिकल्पना निर्मित की जाती है। अब समझें, मैं यहां पर एक चीज लिख दे रहा हूं दोस्तों, इसको भी 100% लिख लेना, एक क्वेश्चन आएगा येगा। जब देखो, जब एक शोधकर्ता विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करता है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। पहला पद समझे, यानी जब वो विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा अपने क्षेत्र में, अपने अनुसंधान में, तो शून्य परिकल्पना को नकार देगा। एक को समझेंगे, जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो विकल्प परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। अब मैंने दो स्टेटमेंट लिखे, दोनों में से वो एक को देगा बनाकर और एक दूसरा आपसे पूछेगा ऑप्शन में। अगर उसने स्टेटमेंट ये वाला बना के दिया, एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय विकल्प परिकल्पना को स्वीकार कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है, तो एक ऑप्शन में होगा कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेगा। यानी जब विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो शून्य को नकारेगा, जब शून्य को एक्सेप्ट करेगा तो विकल्प को नकारेगा। परिकल्पना का प्रतिपादन हो गया। परिकल्पना जब हम आगे वीडियो में पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, डिटेल सैंपल भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद हमें एक समस्या मिल गई, समस्या का चयन कर लिया कि इस क्षेत्र में हमें समस्या का समाधान करना है। उसके बाद हमने परिकल्पना निर्मित की कि परिकल्पना निर्मित करने के बाद हमें क्या क्या अनुमान लगाने हैं। सपोज मैं अलीगढ़ से पढ़ता हूं, मैं अलीगढ़ का हूं, मैंने बताया कि एक हमें समस्या बनी, ये वाली समस्या मिल गई कि अलीगढ़ में गंदगी किस वजह से होती है।
अलीगढ़ की गंदगी को सफाई दूर करना है, यानी समस्या कब मिली है, अलीगढ़ की गंदगी को दूर करना है। यह हमें एक स्टेटमेंट मिला है और इसमें हमें शोध करना है। समस्या का चयन हुआ कि अलीगढ़ में गंदगी ज्यादा है। अब चयन होने के बाद हमने देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि अलीगढ़ में गंदगी किस किस वजह से फैल रही है। जो हमारे दिमाग में ये बात आ रही है ना कि गंदगी किस किस वजह से फैल रही है, वो हम अनुमानित तो लगा रहे हैं। जब हमने देखा कि अलीगढ़ में जो गंदगी है वो दो जगह से फैल रही है। एक तो हम लोग कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, और ये जो ढकेल पर कचौड़ी लगाते हैं, ये जो फैलाते हैं। तो ये जो दो चीज मैंने बोली है वो परिकल्पना का प्रतिपादन किया। दोनों परिकल्पना हम शून्य बनाएंगे। एक बात तो ध्यान रखना, एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय कौन सी परिकल्पना का निर्माण करेगा, तो हमेशा शून्य का ही करेगा। लेकिन मैंने दो परिकल्पना शून्य बनाई है। एक जो हम बाहर गंदगी जो कूड़ा करकट फेंक देते हैं, डस्टबिन में नहीं लगाते। दूसरा एक और मैंने कुछ बना लिया। लेकिन इन दोनों में से जब एक्सेप्ट होगी कि किसके द्वारा गंदगी फैलती है, तो वो कौन सी परिकल्पना बन जाएगी, विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेंगे तो शून्य को नकार देंगे। दोबारा समझना, मैंने दो परिकल्पना बनाई है। एक तो हम गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, और दूसरी कचौड़ी जो ढकेल पर कचौड़ी जो भी लगाते वो है। दोनों शून्य परिकल्पना बनाई है। अब इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा अलीगढ़ में गंदगी फैलाने वाला, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और उस एक्सेप्ट करने के बाद वो कौन सी परिकल्पना बन जाएगी, विकल्प परिकल्पना। लेकिन जो दूसरी वाली है हम उसको नकार देंगे, तो वो कौन सी परिकल्पना बन जाएगी, शून्य परिकल्पना बन जाएगी। समझ में आया? जब हम विकल्प परिकल्पना को समझा स्वीकार करेंगे तो शून्य को नकारेंगे, शून्य को एक्सेप्ट करेंगे तो विकल्प को नकारेंगे। अब उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे हम कि भाई देखें किसके क्षेत्र में सबसे ज्यादा गंदगी फैली हो। डाटा कलेक्ट करेंगे, बहुत सारी जगहों से डाटा, इधर से उधर से डाटा कलेक्शन करना है। फिर डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर हमको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। पहले तो डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उनका विश्लेषण करेंगे। अब बात यहां पर आती है, ये दो बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट है। एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा शोध कार्य का सबसे पहला पद कौन सा होता है, समस्या का चयन करना, समस्या की पहचान करना। दूसरा अंतिम पद कौन सा होता है, तो 99% स्टूडेंट क्या लगाता है, निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष। जबकि एक बात समझना, आप एक बात दूसरा समझना, देखो एक ये पद है और एक ये पद है। जब इन दोनों से निष्कर्ष निकलेंगे तब जाके तो हम सामान्यीकरण करेंगे, दोनों में जनरलाइजेशन करेंगे कि भाई ये वाली व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है, ये वाला व्यक्ति सही काम कर रहा है। यानी निष्कर्ष पहले आएगा और सबसे लास्ट में सामान्यीकरण आएगा। अगर आपसे ये पूछे शोध का अंतिम पद कौन सा होता है, तो आपको सामान्यीकरण लगाना है, क्योंकि निष्कर्ष निकालने के बाद दो वस्तुओं में कंपैरिजन किया जाता है कि ये वाली सही है कि ये वाली सही है। तो कौन सा अंतिम पद होगा आपका दोस्तों, सामान्यीकरण होगा। पहला पद कौन सा होगा, समस्या का चयन होगा। जब एक शोधकर्ता विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो किसको नकारेगा, शून्य परिकल्पना को नकारेगा। जब शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो किसको नकारेगा, विकल्प परिकल्पना को नकारेगा। अगर आपसे यह पूछे कि शोध का प्रथम पद कौन सा होता है, तो समस्या का चयन या समस्या की पहचान करना होता है। अंतिम पद कौन सा होता है, सामान्यीकरण करना होता है। कभी कभी इसका स्टेप बाय स्टेप लगवा लेता है, तो ये क्रम से लिखा है, पहले समस्या का चयन करेंगे, फिर परिकल्पना प्रदान करेंगे, आंकड़ों का संकलन करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, शोध निष्कर्ष और सामान्यीकरण करना होता है। आप इसको नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं, अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उससे कंपलसरी 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। अनुसंधान के प्रकार, जिसको हम शोध भी बोलते हैं। देखो कई सारे हैं, समझना इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौलिक अनुसंधान। इसको दोस्तों बोलते फंडामेंटल। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसको दोस्तों बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च।
तीसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान। इसको दोस्तों बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम घटनोत्तर अनुसंधान। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णनात्मक अनुसंधान। कौन से पढ़ेंगे? वर्णनात्मक अनुसंधान। इसको बोलते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान। इसको दोस्तों बोलते हैं हम हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके बाद एक और पढ़ेंगे हम दार्शनिक शोध, दार्शनिक अनुसंधान। इसको दोस्तों बोलते फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है दोस्तों। एक और आता है प्रजाति वृत्तिक अनुसंधान। इसको बोलते एथनो मैथोडोलॉजिकल रिसर्च। हमें 8 प्रकार पढ़ने हैं दोस्तों, और 8 प्रकार से कंपलसरी 10 से 12 क्वेश्चन ना मिले तब कहना। देखो पहली बात समझना, इन दोनों से एक आएगा, इससे 2 से 3 आएंगे, इनसे 2 आएंगे, 1 2 इससे आएंगे, 1 इससे आएगा और 1 इससे। 2 4 6 8 9 क्वेश्चन आएंगे। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड ये वाला होता है और यहाँ से पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अभी तो मैंने ये तो नॉर्मल लिख दिए, ज़्यादा भी आ जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अपने आप में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लिख के आता है। दार्शनिक जिसको हम फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च भी बोलते हैं, प्रजाति वृत्तक अनुसंधान जो होता है इसको हम एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च बोलते हैं। मौलिक अनुसंधान कौन सा होता है? फंडामेंटल होता है। और प्रयोगात्मक अनुसंधान अप्लाइड होता है। ये होता है, अब मैं इनको समझा दे रहा हूं होता क्या है, लेकिन डिटेल में हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, समझना। मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जब हम किसी क्षेत्र में किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यानी आपको कोई एक समस्या दे दी गई, उस समस्या का समाधान करके किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना है, तो आपको कौन से अनुसंधान का प्रयोग करना है? तो आपको कौन से अनुसंधान का प्रयोग करना है दोस्तों? मौलिक अनुसंधान का। यानी जब किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाए तब शोधकर्ता कौन से शोध का प्रयोग करेगा? रिसर्च का प्रयोग करेगा, मौलिक अनुसंधान का। अब प्रयोगात्मक अनुसंधान कौन सा होता है दोस्तों? प्रयोगात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जब मौलिक अनुसंधान द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांत को अपने व्यवहार में लाता है, उसे प्रयोग करता है, उसको प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पुटअप करे किसी नए सिद्धांत या नए उसका तथ्य का प्रतिपादन करना है तो कौन से अनुसंधान का प्रयोग किया जाएगा? मौलिक अनुसंधान का। जब मौलिक अनुसंधान से किसी नए सिद्धांत का, किसी नए नियम का प्रतिपादन हो गया तो फिर उसके बाद उसको प्रयोग करना है तो कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाएगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान का। क्रियात्मक अनुसंधान समझना, अगर इसके जनक पूछे तो स्टीफन एम कोरे हैं। सबसे पहले प्रयोग पूछे तो इसको कोलियर और कर्टलेवन ने किया था।
जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई सी समस्या आती है उसका तात्कालिक समाधान करना हो, यानी शिक्षा से संबंधित ऐसी कोई समस्या जिसका एट ए टाइम समाधान करना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। एक बात तो ध्यान रखना है, जब भी क्रियात्मक अनुसंधान की बात होगी तो यह समझ लो शिक्षा, शिक्षण, विद्यालय से संबंधित जो भी समस्या उसका तात्कालिक समाधान करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। एक और बात करते हैं हम घटनोत्तर अनुसंधान। घटनोत्तर अनुसंधान क्या होता है? जिसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब ऐसी कोई घटना घट चुकी है उसके बाद उसका जो आकलन है, मूल्यांकन, उसकी खोज की जाती है, वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। यानी कोई समस्या के घटित हो जाने के बाद वो अनुसंधान करना कौन सा अनुसंधान कहलाता है? घटनोत्तर अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान कौन सा अनुसंधान होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है दोस्तों जब वर्तमान की स्थिति होती है, यानी जब भी कोई, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट का मुआयना करने के लिए वो एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किस किस को कितनी चोट लगी है, किसकी जान गई, किसको अस्पताल रेफर किया गया है, ये सारी जानकारी वर्तमान में जानने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसको हम हिस्टोरिकल बोलते हैं, यानी प्राचीन जो भी सभ्यता हुई है, प्राचीन जो भी वस्तु है, उनको खोज करने के लिए हम कौन से अनुसंधान का प्रयोग करेंगे? ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग करेंगे। दार्शनिक शोध होगा तो दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी, जब भी दार्शनिक शोध की बात होगी तो दो शब्द आएंगे यहां पर दार्शनिक में, एक होगा मानव और दर्शन, यानी फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, यानी दार्शनिक शोध में मानव और दर्शन के बीच जो भी अंतःक्रिया होती है, मानव और दर्शन के बीच जो कुछ भी होता है वो कौन सा रिसर्च कहलाता है? दार्शनिक, यानी फिनोमेनोलॉजिकल। जब भी इस रिसर्च की बात होगी तो इन दो शब्दों का होना बहुत जरूरी है, मानव और दर्शन का। प्रजातिवृत्तक अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर सामाजिक अंतःक्रिया शब्द आ रहा है तो ये समझ लो एथनोमेथोडोलॉजिकल रिसर्च की बात हो रही है। जब एक मानव किसी समाज में रहता है और समाज में रहने वाले अन्य लोगों से वार्तालाप करता है, अंतःक्रिया करता है, उस समय शोध करता किस रिसर्च का प्रयोग करेगा? प्रजातिवृत्तक अनुसंधान का प्रयोग करेगा। ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, जो आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, लेकिन डिटेल में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मौलिक अनुसंधान, नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना, नए सिद्धांत को प्रयोग करना, प्रयोगात्मक। शिक्षा के क्षेत्र में तात्कालिक समस्या का समाधान, क्रियात्मक। कोई घटना घट चुकी है उसका बाद में प्रयोग करना या उसका रिसर्च करना, घटनोत्तर। वर्तमान में वर्णनात्मक अनुसंधान, किसी पुरानी परंपरा, पुरानी प्राचीन जो भी ऐतिहासिक हो ऐतिहासिक। मानव और दर्शन के बीच में अंतःक्रिया क्या हुई है? फिनोमेनोलॉजिकल। सामाजिक अंतःक्रिया किसमें की जाती है? प्रजातिवृत्तक अनुसंधान में। ये था रिसर्च का इंट्रोडक्शन। इसमें एक तो आपको इनको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, रिसर्च का मुख्य कार्य क्या है, और रिसर्च के चरण से, यानी आज की वीडियो से कंपल्सरी 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वादा है, यूजीसी नेट जो एजुकेशन सब्जेक्ट है और पीजीटी एजुकेशन, उसकी सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है। कोशिश पूरी करूंगा कि आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूं, जिससे मैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे डाल दूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।